हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं तो विवाह से पूर्व वर पक्ष की अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य करें। ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज मौसम खुशनुमा था, पर मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारी जो करनी थी। फिर उन्होंने कहा, चलो आज के दिन मैं बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे अजीत से तय थी। सगाई होने के बावजूद भी वो लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई ना कोई बहाना करके टाल देते। पर एक दिन पापा के दोस्त हमारे घर आए। हम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिन से तय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि श्वेता और आजी अजीत की शादी जल्दी से करवा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशियां आ गई। हम लोग भी तो जल्दी ही शादी करना चाहते थे, इसलिए हमारे घर में मेरी शादी की जोरों शोरों से तैयारी चलने लगी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो इतने दिन का इंतजार खत्म हुआ और अब कुछ ही दिन में मैं और अजीत एक हो जाएंगे। जब से मेरी सगाई अजीत से हुई थी, मैं उससे प्यार करने लगी थी और मन ही मन मैंने उसे अपना जीवन साथी भी मान लिया था। खैर, माँ बाजार जाने ही वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गई और उनका सारा काम धरा का धरा रह गया। माँ सर पकड़कर बैठ गई। श्वेता, हमने जज्बात में आकर तुम्हारे ससुराल वालों से यह कह तो दिया कि हम 1 महीने में शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर शादी में कुछ कम ज्यादा हो भी गया, मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो रही है और वो लोग कोई गैर नहीं। अभी माँ अभी हम माँ बेटी आपस में बैठकर यह बातें कर ही रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन रचना ने दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलते ही वह मुस्कुरा कर बोली, वाह आंटी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मौसम को देखते ही अभी मैं पकौड़े ही बनाने वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप आ गई, मेरे हाथ के पकौड़े खाकर जाएंगी। आंटी ने कहा, ठीक है बनाओ, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत बड़ी गर्म जोशी के साथ किया था, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। यह अजीत की माँ थी, जो कि मेरी सास। इन लोगों का आना जाना शुरू से ही हमारे घर पे था। वो माँ के पास बैठते हुए कहने लगी, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी हैं, काश एक बेटा भी दे दिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा था कि वह यह कैसी बातें कर रही हैं। माँ के चेहरे का रंग भी उतर गया था। माँ ने कहा, बहन यह तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटे दे देता है तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं कि मेरा बेटा नहीं है। हम इस बात को टालते जा रहे थे और वह बार बार बेटा बेटी को लेकर बातें कर रही थी। मेरी माँ ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी आप अभी यह सब बातें छोड़ो, आप मुझे यह बताइए कि शादी में आप क्या पहनने वाली हैं। आजकल तो दूल्हा और दुल्हन के माँ बाप भी ऐसे तैयार होते हैं जैसे उनकी शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर श्वेता मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बात सुनकर हम माँ बेटी दोनों घबरा गए। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, आप खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल अजीत अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता। उसके जितने भी दोस्त हैं वे किस्मत के धनी हैं, क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके साले अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी। तो दूसरे दोस्त का कारोबार ही उसके साले ने सेट करवा दिया है। अब अजीत यह जिद ठान ली है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके भाई हो और अच्छे खासे नौकरी करते हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। पर आपका तो कोई बेटा है ही नहीं, इसलिए अजीत ने यहाँ शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी के इस बात पर हम दोनों माँ बेटी पर तो बिजली गिर गई थी। इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था
और फिर देखते ही देखते आंटी मेरे पास आई और मेरे हाथ से अजीत के नाम की अंगूठी उतरवाकर हमारी तरफ से दी गई अंगूठी मेज पर रखकर चली गई थी। उनका यह रवैया देखकर मैं और माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। इतनी देर में रचना पकौड़े लेकर आई, तो हम दोनों इस तरह देखकर चुटकी बजाते हुए बोली, आप दोनों इस तरह पत्थर क्यों बनी हुई हैं? और आंटी कहाँ चली गई? रचना के पूछते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मेरे गले लगकर रो रही थी, जबकि रचना मेज पर पड़ी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर वापस आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल हो गया था। वो कुछ दिन बहुत दुखी रहे और फिर माँ से बोले, अब जो होना था वह हो गया। अब मैं अपनी बेटी का को और तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं देख सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम श्वेता की शादी की बात किसी और जगह करते हैं। माँ बहुत परेशान थी। मैं पापा से कहने लगी, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहला रिश्ता आखिर क्यों टूटा। जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ ने मुझे बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ और पापा जोरों शोरों से शादी की तैयारी करने लगे, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मेरी शादी उसी तारीख को हो जिस तारीख पर अजीत अजीत के साथ तय हुई थी। और फिर माँ पापा ने जो कहा वह सच भी करके दिखाया। मेरी शादी उसी डेट पर रोहित के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन बन मैं रोहित के घर चली आई। मुझे इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं थी और ना ही इस शादी ने मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया था। सच कहूं तो मैंने अपने पति की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक मैंने अपना सिर झुकाए ही रखा था और मेरी शादी बहुत सादगी से हुई थी। जयमाल का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि यह सब मैंने ही मना कर दिया था। इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी की रात मेरे पति ने जब मेरा घूंघट उठाया तो मैंने पहली बार उसे देखा था। वह बहुत ही खूबसूरत था और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, श्वेता तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। उसके बाद पर मैं बेमन से हल्का सा मुस्कुराई। तभी वह मेरा हाथ पकड़ते बोला, अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। मैंने फटी निगाहों से रोहित की तरफ देखा। फिर उसने कहा, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? कोई तुम में बुराई थी क्या, या गैर लड़कों से तुम्हारी दोस्ती थी? मैं रोहित की ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से में बोली, नहीं था मेरा रिश्ता किसी और के साथ और ना ही मुझ में किसी किस्म की कोई बुराई थी। अजीत की आंखों में लालच की पट्टी बन गई थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो कि लड़की के मायके वाले उसका बिजनेस सेट करवा दें। पर हम इतना कहाँ कर सकते थे। रोहित ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो। रोहित की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि उसके बार बार मनाने पर भी उससे बात करने को राजी नहीं हुई। फिर मैंने सर दर्द का बहाना किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रहकर बस यही बात सता रही थी, क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूंगी? पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मैं किसी जन्नत की मलिका हूँ। और यही बर्ताव मेरे पति रोहित का भी था कि मैं जहाँ पर पाँव रखूं वो वहां अपनी हथेली भी बिछाने को तैयार था। यह सब कुछ देखकर मेरे दिल को जरा तसल्ली हुई थी। मेरा एक देवर था, वह भी बहुत अच्छा लड़का था। भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। फिर अगले 2-3 दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए। मेरी सास ने उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, श्वेता मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। मैं कमरा दिखाने अपनी माँ को अपने साथ लेकर गई तो माँ ने जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, श्वेता कल तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी सविता जी हमारे घर आई। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है। यह खबर सुनकर तो वह अपनी हवास खो बैठी। कहने लगी, अजीत की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए।
मेरी ख्वाहिश है कि श्वेता की ना सही, पर आप रचना की शादी अजीत से करवा दें। तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानती हो कि वह यह सब लालच में आकर कह रही हैं। मैंने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। वह सब भी तुम्हारे बारे में यही बातें कर रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता है, यह लोग बहुत पैसे वाले तो हैं, पर इनके व्यवहार विचार न जाने कैसे होंगे। मैं यही सोच सोच कर घबराती रही। मगर आज जब मैं तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। यह तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस कदर हमारी आवभगत कर रही थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। तुम्हारा पति बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। यह लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया कि उन लालची लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे लोगों के घर करवा दिया। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैंने अपने पति और ससुराल वालों को भी एक्सेप्ट कर लिया और उनसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पति ने तो मुझे हथेली का छल्ला बनाकर रखा हुआ था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, श्वेता, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे रौनक के लिए भी तुम्हारी ही जैसी कोई लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की हो तो जरूर बताना। तुम लोगों का घराना बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर से एक लड़की ब्याह कर मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दूसरे बेटे रौनक की भी शादी तुम्हारे ही खानदान में हो। मैंने कहा, माँ जी, अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, मगर आप फिक्र ना करें। मैं अपनी माँ से बात करूंगी और वह जरूर इस मामले में हमारी मदद करेगी। मेरी सास ने कहा, चलो, अच्छी बात है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फोन मिलाया और पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, मिठाई खा रही हूँ। मैंने कहा, कहाँ से आई? उन्होंने कहा, अरे पड़ोस वाले शर्मा जी थे ना, उन्हीं के घर से। मैंने कहा, क्यों? अभी तो पिछले ही दिनों उनके बेटे की शादी हुई है। क्या उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी तय कर दी है क्या? माँ हंसकर बोली, अरे नहीं, शर्मा जी की बहू पेट से है और वह खुशी से पागल हुए घर घर मिठाई भेज रहे हैं। मैंने उन लोगों से कहा भी कि ऐसी बातें इतनी जल्दी नहीं बताते, लोगों की नज़र लग जाती है। पर उन्हें कौन समझाए? उनके घर नन्हा मेहमान बहुत दिन बाद आने वाला है, इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं। माँ की बातें सुनकर मेरे अंदर उदासी छा गई। फिर माँ ने कहा, श्वेता, तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी शादी को तो धीरे धीरे 6 महीने होने वाले हैं। मैंने इस बात को टालते हुए कहा, माँ, रोहित आ गए हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद में फोन करती हूँ। मगर सच तो यह था कि अब मुझसे एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। सास जान छिड़कती थी और पति तो मुझसे बहुत प्यार करता। मगर इतने दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। जब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होती? मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि मैं रोहित से कहूँ कि वो मुझसे ये दूरी क्यों बना रखे हैं, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों तक मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा, श्वेता, तुम्हारे देवर की शादी तुम्हारी सास को नहीं करनी है क्या? तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास से तो मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, हाँ माँ, रौनक की भी शादी करनी है। बल्कि मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घराने की ही कोई लड़की मिल जाती तो अच्छा रहता। मैंने कहा कि अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, श्वेता, तुम्हारी अकल घास खन्ने गई है क्या? तुमने अपनी बहन रचना का नाम क्यों नहीं लिया? मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे ही जैसे लोगों के घर में हो। और अब जब तुम्हारा देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करवा दें। मैंने कहा, हाँ माँ, आप तो ठीक कह रही हैं। न जाने मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया।
मैं जरूर अपनी सास से रचना के बारे में बात करूंगी। माँ ने कहा, रचना की शादी अगर तुम्हारे ससुराल में हो गई तो बहुत अच्छा होगा और अजीत के घर वाले भी देखते रह जाएंगे। माँ की बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाया करता। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या हम रौनक की शादी मेरी छोटी बहन रचना से करवा सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो यही चाहती थी कि रचना भी हमारे घर की बहू बने। हम दोनों सास बहू इस शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि रचना की शादी भी मेरे ही जैसे अमीर घराने में हो। मेरी सास ने कहा, तुम अपनी माँ से बता देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं रौनक की शादी रचना से करने को तैयार हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो रोहित मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, रचना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को बहुत दिल कर रहा था। आज रोहित को न जाने क्यों मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने उनसे कहा, रोहित, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। रोहित ने कहा, हाँ हाँ, जरूर कहो। मैंने कहा, रोहित, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी एक नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे और जैसे वो कोई सवाल सोच रहे हों। फिर उन्होंने कहा, श्वेता, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं क्या करूं? तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तुरंत सो जाती हूँ। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता पर नहीं कर सकता था। मुझे लगता कि शायद तुम अभी इस चीज के लिए राजी नहीं हो। यही सब सोचकर मैंने तुमसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की। रोहित की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। न जाने शादी के दिन से लेकर आज तक जैसे ही मैं कमरे में आती, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाती हूँ। आज भी मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और हम दोनों पति पत्नी की बातें अधूरी रह गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ था। मैंने देखा रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और रोहित का हाथ पकड़ते हुए बोली, रोहित, मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारी शादी को इतने दिन होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आप कभी भी अपने दिल में यह बात मत लाइएगा कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई और इसीलिए आपसे यह दूरी बनाकर रखी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर रोहित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। यही कहकर रोहित कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मेरे देवर रौनक और रोहित दोनों ऑफिस चले गए। दोपहर के वक्त माँ और मेरे पापा मिठाई लेकर मेरे घर आए। मेरे सास ने उनका बहुत आवभगत किया और उस दिन मेरी छोटी बहन रचना की शादी और मेरे देवर रौनक से तय हो गई। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा, बहन जी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप दो जोड़ी में अपनी बेटी को मेरे घर विदा कर दीजिएगा। यह बात सुनकर मैं और मेरे घर वाले तो बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में ज्यादा देरी ना हो और जल्द से जल्द रचना की शादी रौनक से करवा दी जाए। मुझे लगा माँ और पापा कहेंगे कि हम इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे घर वालों ने भी कह दिया कि ठीक है, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। मैं माँ और पापा की बात सुनकर मुझे हैरत तो बहुत हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरा देवर एक अच्छा लड़का था। वो अपने काम से काम रखता, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। इसीलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो, मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वो दिन आ ही गया जब रचना की शादी मेरे देवर रौनक से हो गई और वो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। रचना को देखकर मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहा करेंगे। सुबह हुई तो काफी लेट हो गया और रचना अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जबकि मेरा देवर तो कब से उठा हुआ था। मैंने रौनक से कहा कि रौनक, रचना को बुला दो, वो आकर नाश्ता कर ले। रौनक ने मेरी बात को टालते हुए कहा, भाभी, अभी रचना सो रही है, उसे सोने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पर जब काफी देर हो गई और रचना कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, श्वेता, तुम यह मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है। वो बहुत गुस्से वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ।
मैंने मजबूरी में अपना सर हिला दिया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे रचना पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि जब वो सोकर उठेगी तो मैं उसकी बहुत क्लास लूंगी कि इतनी देर तक कौन सोता है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह इंतजार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रचना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे दिल में तो होल उठने लगे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ ही देर बाद रचना अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। यह देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हैरत हुई कि उसने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है। वो किचन की तरफ बढ़ी तो मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे किचन में गई और उससे बोली, रचना तुम इतनी देर तक क्यों सोती रह गई और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? इधर मुख करो, सब ठीक तो है? इसके पहले कि मैं आगे बढ़कर रचना के चेहरे से उसका घूंघट उठाती, तभी वो जल्दी से किचन में भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी जल्दी उसके पीछे पीछे गई, तभी उसने अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया। उसकी ये हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा पीटते हुए गुस्से में मैं बोल रही थी, रचना अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरा देवर वहां पर आ गया। वो गुस्से में मुझे देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ा प्राइवेसी देंगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस कदर की हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह सब क्या कर रही हैं आप? मैं भी उसी की जुबान में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें यह बात समझ में आई? तुम्हारी पत्नी वह बाद में बनी है, पहले वह मेरी बहन है। हम दोनों ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। तभी मेरी सास हम दोनों की आवाज सुनकर वहां पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, माँ जी मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, अच्छा, पहले मुझे कमरे में जाने दो, फिर मैं रचना से पूछती हूँ कि आखिर वो तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती। मेरी सास दरवाजा खटखटाते हुए बोली, रचना बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी सास की आवाज सुनते ही रचना ने दरवाजा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई। पर यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी कि रचना ने मेरे कहने पर दरवाजा क्यों नहीं खोला था। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, श्वेता, रचना ने कहा है कि वो तुमसे ना तो मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती। बेटा, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मैंने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि बैठे बिठाए मेरी बहन को क्या हो गया। ऐसे ही करते करते यूं ही 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में मैंने एक बार भी रचना की शक्ल नहीं देखी। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी और यह सब मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह सब जानने के बाद वह लोग बहुत परेशान हो जाते। मैंने इस बारे में रोहित से बात की थी, पर उन्होंने कहा, यह पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर रचना तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब 3 दिनों तक रचना कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं बहुत घबरा गई और कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी रोहित कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उनसे कहा, जैसे कि आपको पता ही नहीं है, मैं अपनी बहन से 3 दिन से मिल नहीं पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया और पूछा, आप मेरी कसम खाकर बताइए कि आपको इन सब के बारे में कुछ पता नहीं? आखिर इस घर में क्या हो रहा है? कुछ देर तक तो वो मेरी तरफ देखते रह गए। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्या बात है? उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मुझे पकड़ाई और कहने लगे, आज खाने में तुम ये पुड़िया माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम ये हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना, फिर सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। मैं सवालिया नजरों से रोहित की तरफ देखने लगी। रोहित ने कहा, नहीं, अब इसके आगे कोई सवाल नहीं। मैं चुप हो गई। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। इसीलिए मैंने रोहित की बात मान ली। और आज जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो मैंने अपनी सास और देवर के खाने में वह दवाई मिला दी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास और देवर कुर्सी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गए थे। मेरे पति रोहित जल्दी से उठे और रचना के कमरे के पास जाकर बोले, रचना, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ रोहित। रचना ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर रोहित ने हम दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए थे। रोहित हमें उस घर से बहुत दूर लेकर आ गई।
फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसा हम समझ रही हो, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम कोई खानदानी अमीर नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो एक फ्रॉड हैं। हम दूसरे दूसरे देश शहर में जाकर अच्छा सा घर किराए पर ले लेते हैं। हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हम गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें आगे अच्छे दामों में बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। श्वेता, मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दवाई देता था ताकि तुम मुझसे किसी किस्म का सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा यह था कि जैसे ही रौनक की शादी रचना से हो जाएगी तो हम दोनों को एक साथ बेच देंगे। मगर तुम्हारे साथ इतने दिन रहते रहते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसीलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। श्वेता, अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर यह जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। इतना कहकर रोहित हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप के घर छोड़ आए थे। मैंने रचना से पूछा था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसने कहा, रौनक ने पहले दिन ही मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो यह लोग आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, और इन लोगों ने मेरा मोबाइल फोन भी मेरे हाथ से छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसलिए वह लोग जैसा कह रहे थे मैं वैसा करती जा रही थी। यह बात मैंने अपने माँ बाप को बताई तो वह लोग भी यह सब सुनकर दंग रह गए थे। खैर, मैंने रोहित के साथ रहने का इरादा कर लिया। रोहित ने पुलिस में बात कर अपने सारे गैंग को पकड़वा दिया है। रोहित मुझसे बहुत प्यार करते। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, मगर मुझे इस बात का सुकून है कि भगवान ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरी बहन रचना का भी घर बस जाएगा।